नल स्पेस जो है उसकी डायमेंशन। तो रैंक टी प्लस नलिटी टी इक्वल टू डायमेंशन यू। ठीक है, तो ये हमारे दो क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन हम लिखा रहे हैं, आपको करवा रहे हैं, समझा रहे हैं, और दूसरा भी बिल्कुल वैसे ही है, दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है। तो रेंज की डिफिनीशन अगर याद नहीं है आप लोगों को तो याद कर लो कि रेंज जो है वो टी लगाने से, जैसे कोई मैपिंग भी से यू से भी है, तो यू के एलिमेंट पे टी लगाने से जो एलिमेंट आएंगे वो रेंज के होंगे। और नलिटी में कर्नल जो होता है वो नलिटी नलिटी में वो एलिमेंट होते हैं इन पे टी लगाने से जीरो डैश आता है। ठीक, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे होने वाली है। चलो तब तक क्वेश्चन लिख लो, फिर प्रूफ सॉल्यूशन उसका करते हैं। तो क्वेश्चन लिखो जरा। जिन लोगों की फीस नहीं कंप्लीट है वो लोग आज अपनी फीस कंप्लीट कर ले। परसों अगर क्लास अटेंड करनी है मंडे से, तो आज आज और कल में फीस जरूर अपनी कंप्लीट कर लेना। जो लोग भी क्लास में बिना फीस के बैठे हैं। तो अंशिता बताओ, जो क्वेश्चन है वो कैसे लिखा है? पढ़ो, इंग्लिश में तुम पढ़ो, हिंदी में हम पढ़ते हैं। So that the transformation, so ये proper दिख नहीं रहा मुझे। कैपिटल So टी that V2R से V3R। V2R से V3R defined by T of A, B is equal to A plus B, A minus B, B is a linear transformation from V to R into V3R. Find the लिख लो, range, null space and nullity of T. इसमें 5 बातें पूछी। पहले ये बताना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर रेंज, रैंक, नल स्पेस और नलिटी निकालनी है। तो इसे हिंदी मीडियम वाले लिख लो, हम बोल देते हैं। दिखाओ कि रूपांतरण कैपिटल टी फ्रॉम V2R से V3R इस प्रकार परिभाषित है कि, सब लोग क्वेश्चन तब तक लिख लो। सपना श्रीवास्तव और जो लोग भी हैं क्लास में इस समय, इनकी फीस जमा नहीं है, वो संडे तक, कल और आज, कल आज और कल 3 दिन में अपनी फीस कंप्लीट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो सब लोग। शांत, क्वेश्चन लिख लोगे? हाँ सर। दिखाओ कि रूपांतरण टी फ्रॉम V2R टू V3R इस प्रकार परिभाषित है कि टी ए बी इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, कॉमा बी। तो ये मैपिंग है, टी ए बी इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी और बी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये दिखाना है कि एक रैखिक रूपांतरण है। कैपिटल टी V2R से V3R इस प्रकार परिभाषित है कि टी ए बी इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी एक रैखिक रूपांतरण है, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें ये दिखाना है कि जो टी है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, रैखिक रूपांतरण है। और कुछ बातें और भी दिखानी है। फाइंड रेंज, रैंक, नल स्पेस एंड नलिटी। कैपिटल टी की जाति, परास, शून्य समष्टि और शून्यता भी ज्ञात करो। तो पीयूष बाबू, ये क्वेश्चन है सामने तुम्हारे, इस क्वेश्चन को लिख लो जरा। ऐसे 2 क्वेश्चन ही है यहाँ पे केवल, और दोनों करने हैं। दिखाओ कि टी फ्रॉम V2R टू V3R इस प्रकार परिभाषित है कि टी ए बी इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैखिक रूपांतरण है। फाइंड रेंज, रेंज का हिंदी में कहते हैं परास, परास या परिसर कुछ भी कह लो।
कैपिटल टी की परास, जाति, शून्य समष्टि और शून्यता ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं अभी। फिर एक क्वेश्चन और है, इसमें 5 बातें हैं। देखो जैसे थ्योरम बड़ी थी शांत, वैसे क्वेश्चन भी काफी बड़ा जाता है। तो थ्योरम क्यों बड़ी थी? क्योंकि उसमें बहुत कुछ प्रूफ करना था। ठीक वैसे ही जो क्वेश्चन है वो भी काफी बड़ा है। वैशाली क्वेश्चन लिख लिया अच्छे से? यस सर। टी ए बी इक्वल टू दिया है ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी। सबसे पहले तो ये दिखाना है कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आपको याद होगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन होती है कि टी ए अल्फा प्लस बी बीटा लेके चलेंगे, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा दिखा देंगे, ठीक है। फिर उसकी रेंज निकालनी है, फिर रैंक निकालनी है, फिर नल स्पेस निकालनी है, हिंदी में शून्य समष्टि, और फिर शून्यता। मतलब 5 काम करने हैं। रैखिक रूपांतरण दिखाना है, परास निकालनी है, जाति निकालनी है, शून्य समष्टि निकालनी है और शून्यता निकालनी है। चलो अच्छे बच्चे बनके इसको अच्छे से सीख लो, ठीक। तो सीखने के बाद जो है क्या होता है वो देखते हैं। पहले भी हाथ से, शांत बाबू, हाँ सर। पहले भी हादसे तो हुए थे मगर उनमें शामिल नया हादसा हो गया। सुना ये लाइन? हाँ सर, आपने सुनाई तो थी एक बार, याद नहीं है मेरे आगे क्या हुआ? को। याद नहीं रहती सर। पहले भी हादसे तो हुए थे मगर उनमें शामिल नया हादसा हो गया, और वो मुझे छोड़ के गैर हो गया। तो इस तरह से गणित तुम्हें छोड़ दे किसी दिन, उससे पहले थोड़ा उसको प्यार कर लो, ठीक है शांत? हाँ सर। क्या मैपिंग है? टी ए बी मैपिंग दिखाई दे रही? टी ए बी मैपिंग ये है, टी ए बी इक्वल टू ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी, ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी कॉमा बी। ये है। इस मैपिंग को हमें पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है, ठीक है। तो पता चल गया होगा कि अल्फा बीटा 2 एलिमेंट लेके चलेंगे, और ये मैपिंग V2R से V3R में है। V2R का मतलब है कि तो V2R का मतलब शांत क्या है यहाँ पे, कि जो मैपिंग के एलिमेंट होंगे टी पे लगेंगे वो V2R के होंगे, मतलब A1 B1 इस तरह से होंगे। और V3R के एलिमेंट ये ट्रिपलेट है, तो हाँ टी मैपिंग लगेगी V2R के एलिमेंट पे, और जो मिलेगा वो V3R का एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये मैपिंग हमें गिवन है क्वेश्चन। तो इस मैपिंग को हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले 2 एलिमेंट ले लो, एक अल्फा ले लो, एक बीटा ले लो। देखो माना अल्फा इक्वल टू ब्रैकेट में A1 B1 और बीटा इक्वल टू ब्रैकेट में A2 B2 बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। जो पढ़ना वो पक्का पढ़ना, जैसे सिल्वेस्टर नियम है। तो सिल्वेस्टर नियम और ये 2 क्वेश्चन, इनमें से एक चीज 100% आनी है इस चैप्टर से। उधर चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो फंडामेंटल थ्योरम थी, और एक वो थी आइसोमॉर्फिक थ्योरम, और एक कर्नल। 3 थ्योरम उधर है, उनमें से एक जरूर आएगी, हाँ और एक थ्योरम 2 क्वेश्चन इधर है, इनमें से एक जरूर आएगी। ठीक है। तो हमने कहा कि माना अल्फा इक्वल टू ब्रैकेट में A1 B1 बीटा इक्वल टू A2 B2 बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ V2R। V2R के स्वयं अवयव हैं, बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ V2R। तो टी मैपिंग है, और इस मैपिंग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है। तो माना अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू V2R के स्वयं अवयव है, ठीक है। अब देन फॉर ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, हम ये लेके चलेंगे टी ए अल्फा
प्लस बी बीटा, ये लेके चलेंगे, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा लेके चलेंगे, प्रूफ करेंगे ए ऑफ टी अल्फा प्लस बी ऑफ टी बीटा, ये करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। तो टी रहेगा, ए रहेगा, अल्फा की जगह हम लिखेंगे A1 B1 प्लस बी लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे A2 B, यहाँ पे टी लिखेंगे, ये आ जाएगा A1 A B1 प्लस ये आ जाएगा B A2 B B2। तो इसमें हम टी की डिफिनेशन ऊपर से देखेंगे, तो ये आएगा A1 प्लस B A2 और A B1 प्लस B B2। तो देखो ऊपर कैसे परिभाषा है कि टी ए बी पे लगाते हैं, तो जैसे ये ए है और ये बी है, तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी, तो पहले ए प्लस बी करेंगे, तो ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, तो ए प्लस बी होगा, फिर ए माइनस बी होगा। ठीक है, पहले होगा ए प्लस बी, फिर होगा ए माइनस बी, और फिर होगा बी। लगेगी 2 एलिमेंट पे और मिलेंगे तो 3 एलिमेंट, मतलब V2R से एलिमेंट पे लगेगी टी मैपिंग और मिलेंगे V3R, क्योंकि टी मैपिंग जो है वो V2 से V3 में है। ठीक है, तो यहाँ पे तो टी ए बी कितना होगा ए प्लस बी, तो पहले अपन ए प्लस बी करेंगे, तो इसमें ए प्लस बी का मतलब ये पूरा एलिमेंट लिखेंगे और प्लस करके ये पूरा लिखेंगे, तो ये आएगा A1 B A2 प्लस A B1 प्लस B B2। ये देखो ए प्लस बी हो गया, अब क्या करना है ए माइनस बी, तो ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, तो ये आएगा A1 प्लस B A2 A1 प्लस B A2 माइनस करके ये लिखेंगे माइनस A B1 माइनस B B2, तो ये हो गया ए प्लस बी, ये हो गया ए माइनस बी। अब क्या है, अब बी है, तो बी लिखने का मतलब ये पूरा लिख लेना, तो आएगा A B1 प्लस B B2। साथ बताओ, अगर हमें टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखानी है तो टी ए अल्फा प्लस बी बीटा लेके चलेंगे और प्रूफ क्या करेंगे? सर ये लेके चलेंगे और दिखा देंगे ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। बिल्कुल, तो हमें ए वाले टर्म जो है वो एक साथ करने हैं और जो बी वाले टर्म है वो एक साथ करने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ए कॉमन लेंगे तो आएगा A1 प्लस B1 प्लस बी कॉमन लेंगे तो आएगा A2 प्लस B2। तो अच्छे बच्चों की तरह ए वाले टर्म अलग कर लो और बी वाले अलग कर लो, तो इक्वल टू आएगा, तो यहाँ ए कॉमन ले लो तो आएगा A1 प्लस B1 प्लस यहाँ बी कॉमन ले लो और आएगा A2 प्लस B2। ए कॉमन ले लो तो A1 प्लस B1, बी कॉमन ले लो तो A2 प्लस B2। ऐसे देखो यहाँ ए कॉमन ले लो तो आएगा A1 माइनस B1 प्लस यहाँ बी कॉमन ले लो तो आएगा A2 माइनस B2, A2 माइनस B2। ठीक है, और ये तो वैसे ही रहेगा AB1 प्लस BB। तो इस तरह से जो बाहर वाला ब्रैकेट है वो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो ऑर्डर्ड पेयर है, क्रमित युग्म है, और ये जो है वो क्रमित त्रिक है, इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3। अब साथ याद होगा कि जब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर या ऑर्डर्ड ट्रिपलेट को ब्रेक करते हैं या एन टपल को ब्रेक करते हैं, तो पहला 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 एलिमेंट लिखा जाता है प्लस करके दूसरा 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 लिखा जाता है। तो इसमें हम जब पहला पहला लिखेंगे तो ए लिखेंगे और ये ऐसे ही रहेगा A1 प्लस B1 पहला, यहाँ से भी पहला ये आएगा A1 माइनस B1, यहाँ से भी पहला आएगा AB। तो देखो यहाँ पे पहला 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 एलिमेंट अलग हो जाएगा, प्लस करके दूसरा दूसरा एलिमेंट अलग हो जाएगा B, और A2 प्लस B2, यहाँ B A2 माइनस B2 और B B2। इस तरह से ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब 3 एलिमेंट है A1 B1 C1। अब देखो ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ऐसे यहाँ A1 B1 C1। तो इसमें A जो एलिमेंट है वो बाहर निकाल लेते हैं, A कॉमन ले लेते हैं और अंदर जो बच रहा है उसको वैसे ही लिख लेते हैं। तो जब A कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा A1 प्लस B1, A1 माइनस B1 और B1, इस तरह से।
इसमें बी कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा A2 प्लस B2, यहाँ बचेगा A2 माइनस B2 और B। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है उसको लिख सकते हैं TA1B1, इसको क्या लिख सकते हैं TA1B1, और इसको लिख सकते हैं TA2B2। ठीक है, अब यहाँ ये हो गया A ऑफ T अल्फा प्लस B ऑफ टी बी। तो देखो साहब क्या लेके चले थे अपन कि टी ए अल्फा प्लस बी बीटा लेके चले थे और प्रूव कर दिया A ऑफ टी अल्फा प्लस B ऑफ टी बी। तो ये हो गया टी ए अल्फा प्लस बी बीटा लेके चले और दिखा दिया A ऑफ टी अल्फा प्लस B ऑफ टी बीटा। यहाँ A जो है और B R के एलिमेंट है और अल्फा बीटा जो है ये V2 R के एलिमेंट है। तो बताओ साहब ये किस चीज की परिभाषा होती है? रैखिक रूपांतरण की, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो नीचे लिख दो therefore T is a linear transformation। अतः T, therefore capital T is a linear transformation। अतः कैपिटल T एक रैखिक रूपांतरण है। हेलो, उस पे लिंक आई है, उस पे गूगल मीट, उसे क्लिक कर दो। तो गूगल मीट डाउनलोड किया हुआ है? ग्रुप पे लिंक नहीं आई तुम्हारे? तो ग्रुप में ऐड नहीं हो क्या? चलो अभी क्लास के बाद कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखा लाल मेरे? ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए ऑफ टी अल्फा प्लस बी ऑफ टी बीटा। शांत कुछ हो गया है क्या? कहाँ पे? कुछ मतलब ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई क्या? पेपर होने वाले हैं ऐसा कुछ? हाँ हाँ सर। क्योंकि फाइनल के बच्चे बड़े सिंसियर हो रहे हैं। हाँ सर, वो उसके ऑनलाइन करवा रहे थे ना उनके एमएससी वालों की, तो शायद उनकी डेट कैंसिल कर दी है और कह रहे हैं ऑफलाइन करवाएंगे। सेमेस्टर वाइज हो रहे थे ना उनके, तो उनके शायद फाइनल कैंसिल के हो गए। बच्चे दो तीन दिन से फाइनल के बच्चे बड़े सिंसियर हो रहे हैं। वो जब उनके कैंसिल कर दिए सर एमएससी वालों के, उनके सेमेस्टर वाले ही हो रहे थे, तो सर अपने तो हो गई फिर ऑफलाइन। तो वही तो कह रहे बड़े सिंसियर बच्चे हो रहे हैं। कुछ हमने के बड़े महान बच्चे पैदा हो गए, तो इतने सिंसियर है कि पढ़ने की इच्छा जता रहे हैं। तो क्या करना चाहिए शांत? अब तो मन नहीं हो रहा, क्योंकि अब क्या पढ़ाएंगे उनको? इतना सिलेबस दोबारा करा पाना तो बहुत मुश्किल है कि नहीं? आधे से ज्यादा हो गया अभी, तो कैसे हो? अब कैसे हो पाएगा? और हमने ये भी दुआ कर रहे हैं कि जितने लोग नहीं पढ़े हैं अभी तक, ये मना रहे थे कि पेपर ना हो, वो सब फेल हो जाए। और टीचरों को भी बोल दिया हमने, जो हमारे खास टीचर है ना मैथ्स वगैरह के, फिजिक्स के, उनको भी बोल दिया है कि जितने ज्यादा से ज्यादा फेल कर सकते हैं उतने लोगों को फेल कर, है कि नहीं? ठीक रहेगा शांत ऐसा? वो सर नहीं करना है। क्या, हो ही जाएंगे वो तो, अगर नहीं पढ़ेंगे तो। क्योंकि देखो सर ऐसे ट्यूशन नहीं जरूरी करना नहीं है, चाहिए टीचर। अंशिता, ट्यूशन जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ना तो चाहिए। तो वो तो बिल्कुल है, ये मान के चले गए अब तो पास हो ही जाएंगे। 2 साल पास हो गए हाँ तो हो जाएंगे, है कि नहीं? हाँ। तो वो सब फेल होने वाले अंशिता है। हमारी बद्दुआएं और जो कॉपी चेक करेंगे उनकी इच्छा, दोनों मिलके धज्जियां उड़ाने वाले हैं। अभी जो बच्चे फीस नहीं जमा करे अपने यहाँ बैठे हैं, उनको भी दुआएं अगर चाहिए हैं तो वो लोग आज और कल में फीस कंप्लीट कर लें। कल तक अगर फीस नहीं जमा करी तो उनके लिए भी दिक्कत हो जाएगी। तो शांत लिख दे नीचे कि therefore T is a linear transformation हाँ सर। from B2R to B3R। अतः T एक रैखिक रूपांतरण है। अब सामने देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया, अब इसमें हमें रेंज निकालनी है, फिर रैंक निकालनी है, फिर नल स्पेस निकालनी है, फिर नलिटी। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। चलो अगली हेडिंग डालो, रेंज ऑफ टी।
तो अगली हेडिंग डालो रेंज ऑफ टी। तो रेंज निकालने के लिए शर्त याद होगा डेफिनेशन V2 से, ठीक है, सत्यम क्या कैसे दीवार तो तुम्हें कौन बताया? आई थी अच्छा चलने तो लिखो, तो ऊपर चल रहा है लास्ट लिखो वन, हाँ सर। लिखो रेंज स्पेस ऑफ टी। तो रेंज स्पेस ऑफ टी, तो रेंज स्पेस को हिंदी में कहते हैं टी की परिसर समष्टि। तो परिसर की परिभाषा शांत हम बहुत पहले बता चुके हैं कि अगर टी मैपिंग V2 से V3 में है, टी कहाँ है V2 से V3 में अगर है, तो वो एलिमेंट होते रेंज में। जैसे इसमें अल्फा है तो इसमें क्या होगा टी अल्फा। तो ये जो एलिमेंट है टी अल्फा, ये रेंज का एलिमेंट है। तो हाँ, रेंज में शांत वो एलिमेंट होते हैं टी के, इसके V3 जिस- के, जो इन पे टी लगाने से, जैसे टी इस पे लगाया तो इसका एलिमेंट आएगा, तो वो रेंज का एलिमेंट होगा कि नहीं। हाँ सर। देखो हम जानते हैं वी नो दैट आरटी, आरटी का मतलब है रेंज ऑफ टी। तो रेंज ऑफ टी में किसके एलिमेंट होंगे V3R के। तो बीटा बिलोंग्स टू V3R, बीटा बिलोंग्स टू V3R सच दैट बीटा इक्वल टू टी अल्फा, जहां अल्फा किसका एलिमेंट होगा V2R का, जहां अल्फा बार बिलोंग्स टू V2R। अंततः बताओ रेंज याद होगी, रेंज की डेफिनेशन पहले से, रेंज हम लोग पहले पढ़ चुके, याद है अंततः कि आर टी सर रेंज ऑफ टी होती है, इसमें किसके एलिमेंट होते हैं V3R। तो V3R के वो सभी एलिमेंट होते हैं जो V2R के किसी एलिमेंट पे टी लगाने से मिलती है, ठीक है। तो रेंज की डिफिनीशन तो ये हो गई, परिसर जिसको कहते हैं। हाँ अब तुम्हें रेंज स्पेस भी निकालनी है। तो देखो रेंज स्पेस कैसे मिलेगी, V2R का जो एलिमेंट है उस पर टी लगाएंगे तभी तो रेंज का एलिमेंट आएगा। तो आपको याद होगा कि V2R का जो बेसिस होता है, आधार होता है, वो क्या होता है। सिविका बता V2R का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है। सर 1 0 और 0 1। वेरी गुड, कितनी होशियार हो तुम। तो सिंस 1 0 0 1 इज a basis of V2R, is a basis of V2R। तो चूंकि 1 0 0 1 V2R का आधार है, 1 0 0 1 इज a basis of V2R, V2R का आधार है। तो टी लगाएंगे सिविका तो किसका आधार बनेगा, सर रेंज का। रेंज का। तो टी लगाओ, डेफिनेशन याद है टी की, टी कितना, टी ए बी कितना दिया था, ए प्लस बी ए माइनस बी बी। तो हाँ टी अगर 1 0 पे लगाएंगे तो हम्म कितना आएगा बताओ जरा। टी अगर 1 0 पे लगाएंगे तो डेफिनेशन क्या है टी ए बी की, ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी कॉमा बी। बताओ कितना आएगा 1 0 पे। 1 0। 1 प्लस 0 ऐसे आएगा, 1 प्लस 0 ए प्लस बी, फिर 1 माइनस 0 और 1। तो ये आएगा 1 1 1 ए प्लस बी ए माइनस बी सर बी ये 0 आएगा ना। हाँ 1 1 1। ठीक है, टी 0 1 पे लगाओ तो कितना आएगा 0 प्लस 1 0 माइनस 1 और 1। तो आएगा 1 माइनस 1 1। तो इस तरह से आपको पता चला कि जो स्टैंडर्ड बेसिस है V2R का, उस पे टी लगाएंगे तो ये V3R का बेसिस हो सकता है। लिख दो नीचे। तो कौन स्टैंडर्ड बेसिस हो सकता है सिविका, 1 1 0 और 1 माइनस 1 1। माइनस तो 1 1। बेसिस होने के लिए सिविका दो बातें चाहिए। एक तो ये कि वो इसको स्पांस करता है V3R को, और एक क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर इंडिपेंडेंट। एक होता है हाँ बेटा एलाइ को, और दूसरा होता है कि स्पांस करता है, ऐसे ही होता है। तो जब ये बेसिस है तो टी लगाने से जो बनेगा तो ये V3R को स्पांस तो करेंगे ही करेंगे, बस इसको एलाइ दिखाना है। तो नीचे लिखो, तो नीचे लिखो therefore
देयरफॉर द रेंज स्पेस ऑफ टी, नीचे लिखो आता है कैपिटल टी की परिसर समष्टि, देयरफॉर रेंज स्पेस ऑफ टी, देयरफॉर रेंज स्पेस ऑफ टी जनरेटेड बाय ये 110 एंड 1 - 1 लिखो आता है टी की परिसर समष्टि 110 और 1 - 1 से जनित होगी। Therefore, the range space of T is generated by 110। ऐसे क्यों होगी शांत? क्योंकि जो बेसिस है, आधार है, उस आधार पे टी लगाने से जो एलिमेंट बना है तो वो भी वहां उसको क्या करेगा, जनरेट करेगा, वो भी इसको स्पान करेगा। तो इसलिए कैपिटल टी की परिसर समष्टि 110 और 1 - 1 से जनित होगी। तो कहा दो बातें होती हैं, एक तो एलआई हो और एक जनरेट करता हो। तो जनरेट तो करेगी ये। अब क्या दिखाना बाकी रह गया, ये जो वेक्टर है 110 और 1 - 1 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसके लिए क्या दिखाना पड़ता, बताओ याद हो तो। एलआई दिखाने के लिए क्या करते थे? स्केलर्स 0 दिखाने पड़ते हैं। जो इसके स्केलर हम लेंगे, एक एक्स इंटू अल्फा प्लस वाई इंटू बीटा जो भी लेंगे, तो ये दिखाएंगे कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो नीचे लिखो 0। तो लिखो नीचे नाउ वी शैल प्रूव दैट। अब हम सिद्ध करेंगे कि 110 और 1 - 1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हम ये दिखा देंगे कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर है 110 1 - 1 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब दो स्केलर लेंगे एक्स और वाई, तो लिखो लेट स्केलर्स माना आदेश एक्स वाई टू आर इस प्रकार है कि एक्स इंटू पहला वेक्टर प्लस वाई इंटू दूसरा वेक्टर इक्वल टू 0। अब से बेटा अगर एक्स और वाई के मान 0 आ जाए, तुम्हें याद होगा ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू 0 हो और ए और बी दोनों 0 हो जाए तो एल आई होते हैं, और दोनों में से एक भी नॉन 0 हुआ तो एल डी होते हैं। तो अगर यहाँ एक्स और वाई दोनों 0 आ जाए तो वेक्टर कैसे होंगे? सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। चलो देखो कैसे आ रहे हैं। तो इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x x 0, फिर y का करेंगे तो y माइनस y इक्वल टू 0 0। तो ये आएगा x प्लस वाई x माइनस y। तो कंपेयरिंग करके जो तीन इक्वेशन बनेंगी, एक बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 0, एक x माइनस y और एक y। तो इन तीन इक्वेशन में बेटा x और y के मान निकाल लो। तो देखो y इक्वल टू 0 कहीं भी रख दोगे यहाँ से तो x इक्वल टू 0 आ जाए। तो इसका मतलब जो x और y के मान है वो 0 0 होंगे। तो इससे ये सिद्ध हुआ लाला कि x और y के जो मान है, दोनों स्केलर जो हमने लिए हैं वो दोनों 0 हैं। तो जितने स्केलर अगर वो सब 0 हो तो एलआई वेक्टर होते हैं, और उनमें से एक भी नॉन 0 हो तो एलडी वेक्टर होते हैं। तो इसका मतलब ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं से विकास? हाँ सर। तो यहाँ तक लिख लो कि x इंटू पहला वेक्टर प्लस y इंटू दूसरा वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। तो फिर x और y के मान निकाल लो। तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो नीचे लिख देना हैंस ये सेट ऑफ वेक्टर्स 1 1 0 और 1 - 1 रैखिकता स्वतंत्र है। ये किसका रैखिकता स्वतंत्र है बेटा? V3R का। इसका ये इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन V3R। तो देखो इसमें ये उसकी रेंज को जनरेट कर रहा है और एलआई भी है। तो अगर जनरेट भी कर रहा है और एलआई भी है तो यही जो है वो आरटी का बेसिस हो जाएगा। हाँ सर। तो लिख लो, हैंस करके लिखो। इसलिए आंसर ये करली ब्रैकेट में 110 और 1 - 1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये जो सेट है वो एलआई है। अब बताओ शांत बाबू, अगर ये सेट एलआई है और आर टी को रेंज स्पेस को जनरेट कर रहा है तो ये आर टी का क्या हो गया? बेसिस है। बेसिस हो गया। तो लिख दे, इसलिए ये आर टी का आधार होगा। लिख दे। हाँ सर।
it will form it will form a basis of RT, अतः यह RT का आधार निर्मित करेगा, hence it will form a basis of RT। अब शांत जो बेसिस होता है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो उसकी डायमेंशन होती है, तो बताओ शांत डायमेंशन RT कितनी होगी? दो। तो लिख दो कि यह RT का आधार निर्मित करेगा, तो implies that डायमेंशन RT इक्वल टू 2। शिविका जो डायमेंशन RT है उसको हम क्या कहते हैं? सर रैंक ऑफ टी। रैंक ऑफ टी मतलब रोटी कहते हैं, तो implies that रोटी जो हो गया, या इसको हिंदी में रैंक ऑफ टी कहते हैं, तो वो कितना हो गया? 2। तो रैंक ऑफ टी या रोटी जो है वो 2 हो गया। हेलो, अभी घर पे ही है, 11 बजे क्लास खत्म होगी, बता। अच्छा, तो बस 10-15 मिनट बाद आ जाओ। तो रोटी जो है रोटी, शिविका रोटी कितना निकला है? 2। 2। अब अगर सिल्वेस्टर नियम बेटा लगाए यहाँ पे तो नलिटी भी निकल आएगी यहाँ से, लेकिन चूंकि अपन को नल स्पेस भी निकालनी है इसलिए वो काम तो करना ही पड़ेगा। तो बताओ सिल्वेस्टर नियम से अपन को डायमेंशन यू 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 से भी मैपिंग होती है, तो यू की जगह V2 है, तो V2 की डायमेंशन कितनी होती है शिविका? सर 2। 2। तो चूंकि डायमेंशन V2 जो है, डायमेंशन V2R जो है वो 2 होती है, और अपन ने सिल्वेस्टर नियम क्या पढ़ा है? एंड सिल्वेस्टर नियम कहता है कि रैंक टी प्लस नलिटी टी, रैंक टी प्लस नलिटी टी इक्वल टू डायमेंशन यू, यू की जगह V2R है, और रैंक टी आप निकाल चुके हो 2, तो यह आ जाएगा 2 प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू 2। तो इसका मतलब नलिटी ऑफ टी जो निकलेगा लाला वो निकलेगा 2 माइनस 2। तो नलिटी तो शिविका हम लोग सिल्वेस्टर नियम से निकाल, यहाँ लिख देना ब्रैकेट में, यहाँ साइड से लिख देना सिल्वेस्टर नियम। तो सिल्वेस्ट्रीज लॉ जो है या Yes. रैंक नलिटी ये कहती है कि रैंक टी रो टी प्लस न्यू टी इक्वल टू डायमेंशन यू। तो यू की जगह V2R है, V की जगह V3R है, तो नलिटी टी तो शिविका यहीं से निकल आती, लेकिन क्योंकि नल स्पेस भी निकालनी है तो वो तो डिफिनीशन पे ही जाके निकलेगी। जैसे अभी रेंज निकाली थी हमने, रेंज तो वो डिफिनीशन से ही निकली थी RT। वैसे जो एंटी है, नल स्पेस है, वो तो डिफिनीशन से ही, कर्नल की डिफिनीशन याद है शिविका? हाँ सर। तो हेडिंग क्या डाला है अपन? नल स्पेस ऑफ टी। अरे अभी ऊपर जा रहा है। तो नल स्पेस, वो नल स्पेस ऑफ टी लिखे अब? तो शांत यहाँ तक पूरा लिख लिया तुमने? नलिटी ऑफ टी 0 हो गई है। हाँ सर। तो नलिटी का मतलब क्या होता है शांत? शून्यता जो है, कैपिटल टी की शून्यता जो होती है वो क्या होती है? बोलो शिविका बताओ, शून्यता क्या होती है? डायमेंशन एंटी। बिल्कुल। तो पहले एंटी को निकालना तो पड़ेगा, तो हाँ एंटी को सर। पहले निकालो। तुम्हारे एंटी की नहीं है? आंटी है क्या? तुम्हारे पास कोई की नहीं? हाँ सर है कॉलोनी में। बुलाओ उनको पहले, आंटी को पहले निकालो, फिर उनके ऊपर अपन उनका बेसिस निकालेंगे। फिर आंटी का जो बेसिस निकलेगा, वैसे जरूरत नहीं क्योंकि नलिटी हम पहले ही निकाल चुके हैं, तुम तो आंटी को बुला लो। तो लिखो नल स्पेस ऑफ टी, शांत, नल स्पेस ऑफ कैपिटल टी की शून्य समष्टि जो होती है बेटा, परिभाषा होती है, वो बताओ क्या होती है? कर्नल की परिभाषा याद है शांत? यही होती ना, जब अपन V2R के एलिमेंट पे टी लगाए तो 0 डैश आए। बिल्कुल। तो V2R के एलिमेंट पे टी लगा दे अपन, V2 से V3 है, तो वो एलिमेंट जैसे यहाँ 0 है और यहाँ 0 डैश है,
तो जितने एलिमेंट पे टी लगाने से 0 डैश आता है वही तो होता है एंटी। एंटी तो बता एंटी कितना होता है। देखो वी नो दैट, हम जानते हैं कि एंटी, एंटी मतलब कर्नल ही है एक तरह से ये। अंततः बताओ कर्नल की क्या परिभाषा होगी। कर्नल में किसके एलिमेंट होते हैं, V2R के कि V3R के। सर V2R के। तो अल्फा बार गोइंग्स टू V2R, V2R के वो सभी एलिमेंट कर्नल में होते हैं जिनपे टी लगाने से 0 डैश आता है। ठीक है, जहां 0 डैश किसका एलिमेंट है, 0 डैश गोइंग्स टू V3R शून्य सदिश है, इज अ 0 वेक्टर। तो अंततः आंटी को बुला लो और देखो आंटी का बेसिस क्या होगा। तो बताओ अंततः आंटी का बेसिस तुम्हें क्या लग रहा, क्या होगा बेसिस। सर तो ये समझ नहीं आ रहा मुझे एक तो। अरे बहन मेरी, ये बताओ डेफिनेशन तो तुम्हें याद है ना कर्नल की, कि कर्नल में V2R के वो सभी एलिमेंट होते हैं जिन पे टी लगाने से 0 डैश मिलता है, जहां 0 हाँ डैश सर। V3R का शून्य सदिश है। ये तो जानती कि नहीं जानते। हाँ सर ये तो पता है। अब हम एक एलिमेंट ले लेते V2R का या एनटी का। तो लेट माना ए बी बिलोंग्स टू एनटी, बी आर्टरी, एनटी का एक एलिमेंट चुरा लो। सिर्फ क्या बताओ, एनटी का एक एलिमेंट अगर ए बी हमने लिया है तो टी लगाने से क्या होगा उसके साथ। सर 0 डैश आएगा। बिल्कुल, तो टी लगाने से बेटा, ए बी पर टी लगाने से 0 डैश आएगा। हाँ अब बता दूंगा टी की जो डिफिनीशन है क्वेश्चन में डिफिनीशन जो टी के लिए है वो क्या है, कि टी ए बी इक्वल टू कितना होता है, A+B A-B एंड B। और ये जो 0 डैश है वो V3R का एलिमेंट है, तो इसकी शकल सूरत कैसी होगी। ब्रैकेट में 0 0 0। अब बताओ इनको कंपेयरिंग करो, और जो तीन इक्वेशन बनी है उससे अगर ए बी के मान निकाल ले तो क्या होगा। 0 आ जाएंगे। तो ए और बी 0 आ गए। इसके बाद अंटी का जो भी एलिमेंट चुनोगी तुम वो 0 0 आएगा। तो इसका मतलब अंटी में या कर्नल में या नल स्पेस में सभी एलिमेंट कितने हैं, 0। 0। तो लिखो, तो देयरफॉर एंटी कंसिस्ट्स ओनली 0 वेक्टर, या 0 0 इज ओनली एलिमेंट ऑफ एंटी। तो एंटी के पास कुछ नहीं है, ये ध्यान रखो। अंशिता, हाँ सर। आंटी के पास केवल एक ही एलिमेंट है 0 0, मतलब कुछ नहीं है। तो अंततः अगर हाँ 0 0 एलिमेंट आंटी के पास है तो आंटी का बेसिस निकालेंगे। तो बेसिस तो आपको याद होगा कि कोई भी 0 वेक्टर जो है वो हमेशा एलडी होता है। तो सिर्फ क्या होता है, हाँ हमेशा 0 वेक्टर एलडी होता है। तो आंटी की जो डायमेंशन निकलेगी वो कितनी निकलेगी। सर 0 ही निकलेगी। 0, क्योंकि 0 कभी एलआई हो नहीं सकता है, हाँ अकेला 0 कभी एलआई हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब उसमें बेसिस, अब बेसिस होगा ही नहीं तो डायमेंशन कितनी निकलेगी, 0। हाँ सर। वो तो हम लोग पहले ही निकाल चुके, जरूरत ही नहीं निकालने की। फिर भी लिखना चाहो तो लिख दो यहाँ, तो नीचे लिख भले ही दो, पहले ये लिख दो कि देयरफॉर 0 0 इज ओनली एलिमेंट ऑफ एंटी। अतः 0 0 एंटी का एकमात्र अवयव है, 0 0 इज ओनली एलिमेंट ऑफ एंटी। तो एंटी का जो एलिमेंट है शिविका वो एकमात्र है, और वो कौन है, 0 0। ठीक, यस तो सर। अब बताओ नल स्पेस कितनी लिखते हैं या नलिटी कितनी लिखते हैं। देयरफॉर नलिटी ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी इक्वल टू 0 लिखते हैं। हाँ सर। नलिटी ऑफ टी क्या होता है, डायमेंशन एंटी। तो नलिटी हाँ ऑफ टी जो होता है बेटा वो होता है डायमेंशन एंटी, डायमेंशन एंटी, और वो होता है 0। तो नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन एंटी इक्वल टू 0। ठीक है लाल, तो ये हम पहले ही निकाल चुके हैं नलिटी, फिर भी आपको लिखना है तो लिख दो, अच्छा लगेगा। तो देखो शिविका 5 बातें हो गई। पहले दिखाया कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर रेंज किसे कहते हैं, आर टी इक्वल टू लिखा, फिर रेंज की जो डायमेंशन है वो निकाला, रैंक टी, फिर नल स्पेस बताया कि नल स्पेस की क्या परिभाषा होती है,
फिर नल स्पेस निकाला हमने और बताया कि 0 0 नल स्पेस का इकलौता अवयव होगा। फिर ये बताया कि डायमेंशन एंटी जो है वो भी 0 हो। ठीक है। यस सर। अब बता देविका, अगर तुम्हें थोड़ा शर्म आ रही है तो एक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, कोई अंतर नहीं है उसमें। ठीक है, हाँ कोई सर। अंतर नहीं है। तो उस क्वेश्चन को हम तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है। और यस इस क्वेश्चन को सब लोग करेंगे अच्छे बच्चों की तरह। बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन देविका, कहीं कोई अंतर नहीं है। तो ग्रुप में डाल दिया हमने तुम्हारे क्वेश्चन। पन्ना पलट के आंसर देख लो, सही दिखाई दे रहा है। हाँ सर, देख ली। तो मैं अंशिता पढ़ दो एक बार। टी ए बी कितना अंतर है अभी, जैसे टी ए बी इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी था, तो अभी टी ए सर बी कितना एग्जाम्पल 2 कह रहा है, है? एग्जाम्पल 2 कह रहे हैं सॉल्व करने की। हाँ जी हाँ, ये दोनों करने हैं बेटा। इन दोनों को करने से और एक थ्योरम करने से 6 नंबर की स्टाम्प पेपर पे गारंटी हो जाती है। हाँ सर। समझ गई? अगर 2 क्वेश्चन हम कर लें और एक थ्योरम कर लें तो देखो या तो वही आएगा क्या, थ्योरम आई की, या तो या थ्योरम फिर आएगी। बाई चांस थ्योरम नहीं आई, बाई चांस, तो फिर क्या आएगा? तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और दोनों यस। क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ बड़ा सर। मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में। वो कहानी नहीं है यहाँ अंकिता कि यूं हुआ बस जुदा हो गए। वो क्या क्या लाइन है इस तरह की? यूं हुआ बस जुदा, आप बेवफा तो न वो थे न हम, यूं हुआ बस जुदा हो गए। तो ऐसे कुछ लोग जुदा होने वाले हैं अगर फीस नहीं जमा कर रहे बच्चे तो। दुर्गेश सर इसमें तो अगर आज का बैठ के ये क्वेश्चन अभी बैठ के कर लो, ठीक है। और जो बच्चे के आरजी वाले हैं उनको हम बहुत जल्दी आज या कल से टाइम देने वाले हैं, और स्टेटिस्टिकल मेथड्स के लिए टाइम देंगे, क्योंकि उसमें टाइम टेकिंग पेपर है होगा। टाइम हम दे इसलिए नहीं रहे थे अंशिता, तुम्हें समझ में आ गया होगा क्यों नहीं दे रहे थे, बताओ अंशिता। सर फर्स्ट रीजन तो फीस होगा, और सेकंड रीजन एग्जाम्स हो ना हो कोई अश्योरिटी नहीं थी। हाँ जी बिल्कुल, सेकंड वाला सही है। फीस तो देखो के आरजी वाले बच्चे बहुत सिंसियर होते हैं और सभी बच्चे फीस जमा करते हैं प्रॉपर। के आरजी वाले बच्चों से हमें कभी आज तक 24 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए अंशिता, कभी कोई गिला नहीं रहा। ज्यादातर बच्चे के आरजी के अच्छे ही रहते हैं। हाँ सर, अभी लड़कियां होती है ना और सर, मेरे बहुत ख्याल से बहुत भी। अच्छे नंबर भी, हाँ गर्ल्स रहती ना, तो गर्ल्स तो वैसे ही सिंसियर होती ज्यादातर। एक आध कोई पल्ले पड़ जाए वो अलग बात है। वो भी इसलिए कि उसने कहीं इधर उधर नैन मटक्का खेलते किसी लड़के को फीस दे रही दी होगी। ऐसे कई बार हो जाता ना गलती से, इमोशनल कर लेते लड़के, है कि नहीं अंशिता? हाँ सर। तो तुम लोगों से फीस का तो कोई वो ही नहीं है बेटा, फीस तो के आरजी वाले बहुत सिंसियर बच्चे होते हैं। अच्छा, सेकेंड रीजन यही था कि हम सोच रहे थे कि इतनी मेहनत तुम लोगों को भी करनी पड़ेगी, हमें भी करनी पड़ेगी, बहुत कठिन पेपर है। तो कहीं पेपर ना हुए तो फालतू की मेहनत जाएगी और उसका यूज भी नहीं है ज्यादा, तो इसलिए नहीं सर पढ़ा रहे थे। मेरे लेकिन हिसाब से तो स्टैट्स का यूज है, लेकिन ये जो एनालिसिस और अलजेब्रा है ना, इनका यूज कहीं नहीं है। ये दिमाग को डेवलप करते हैं और वो एक्चुअल मैथ वो उसका अप्लाइड का पार्ट है स्टेट्स का। लेकिन स्टेट्स उन लोगों के लिए यूज है ना जो आगे मैथ से कुछ संबंध रखें। तुम लोग तो मैथ से संबंध ही नहीं रखना चाह रहे ना आगे चल के। हाँ सर, तो जैसे ये जो पेपर है स्टैटिस्टिकल मेथड्स, इसका कुछ फ्यूचर में मुझे कुछ इसका फायदा नहीं मिलेगा ना? जैसे मेरे कुछ अगर किसी एग्जाम में मांगा स्टैटिस्टिकल वाला पार्ट, तो हाँ, तो बहुत फायदा मिलेगा, बहुत सारे एग्जाम में आता है ये, और न्यूमेरिकल है, नहीं सर, यूज भी कर जैसे सकते हैं किसी आप। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी अगर, तो कुछ हेल्प नहीं मिलेगी ना इसमें? किसमें, स्टेट्स में?
हाँ नहीं, सर, वो तो जैसे ग्रेजुएशन का मतलब ग्रेजुएशन है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई जैसे सांख्यिकी विभाग में कोई जगह निकली तो उसमें फिर सांख्यिकी ही मांगी जाती है ना, ये है। तो फिर ये तो कुछ, पेपर हेल्प नहीं करेगा, फिर डिग्री होना चाहिए उसमें, है ना? हाँ जी हाँ। तो ये जो फर्स्ट सेकंड पेपर है, ये ब्रेन जिम है। ये आपके दिमाग को डेवलप करेंगे, उस दिमाग का यूज आप चाहे अब्दुल कलाम की तरह करो, चाहे आसाराम बापू की तरह करो, चाहे उसामा बिन लादेन की तरह करो। दो तीनों लोग बुद्धिमान थे अंशिता, बहुत। लेकिन तीनों ने अपने दिमाग का यूज कैसे किया वो तुम्हारे सामने है कि नहीं? तीनों को तुम जानती भी होगी, अब्दुल कलाम को भी जानती होगी, उसामा बिन लादेन को भी जानती होगी, और आसाराम बापू को भी जानती होगी। कुछ लोग अपने यहाँ भी ऐसे हैं जो आसाराम बापू के चिन्हों पे चल रहे हैं। दुर्गेश, तो दुर्गेश इस क्वेश्चन को बैठ के अभी खत्म कर दो। नेहा गर्ग, अभी इस क्वेश्चन को खत्म कर दो, ग्रुप पे डाल दिया हमने सबके। और फिर अंशिता बहुत जल्दी कल से या परसों से तुम्हें स्टेट शुरू करने वाले हैं, ठीक है बेटा? हाँ सर। ठीक। सर कर्नल की थ्योरम बता देना एक दिन। कर्नल, बता देंगे। कर्नल का हम तो ये प्लान कर रहे हैं अभी कि जिन बच्चों ने फर्स्ट पेपर शुरू से नहीं पढ़ा, उनको एक दिन पूरा डेफिनेशन जितनी यूज हो रही बार बार, जिनके बिना तुम्हें लोगों को समझ में नहीं आ रहा, वो पूरी डेफिनेशन पढ़ा देंगे। जैसे डेफिनेशन पढ़ोगे तो सब समझ में आने लगेगा। अभी हो सकता है तुम लोग यही नहीं जानते हो बेसिस क्या होता है, आधार क्या होता है। हो सकता है तुम्हें यही पता नहीं हो LI LD क्या होते हैं। समझ रहे हैं? हाँ ये सर। कहानी है। तो दुर्गेश, कौन सी लाइन अभी हमने बताई थी? बेवफा तो न वो थे न हम, यूं हुआ बस जुदा हो गए। आदमी बनना आसान था, शेख जी पारसा हो गए। चलो, ठीक है अंशिता, पढ़ो बैठ के दूसरा क्वेश्चन।